हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं सतत विकास का अर्थ एवं आवश्यकता। और डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के नोट्स हैं, इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। और आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और इसकी लिंक आपको टेलीग्राम की अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी, सो यू कैन डाउनलोड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें जो आज हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट हम मीनिंग एंड इसकी नीड्स क्या है। सेकेंड हम इसके कंसेप्ट को समझेंगे, इसके मूल तत्व को समझेंगे। और उसके बाद हम इसके आयाम क्या होते हैं, आयाम को डिस्कस करेंगे। देन हम संसाधनों का अवक्रमण या क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे। देन द लास्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो है इसका संरक्षण या पर्यावरणीय संरक्षण क्या होते हैं, संरक्षण करने के क्या क्या उपाय हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास क्या होता है, इसको टिकाऊ विकास के नाम से जाना जाता है। टिकाऊ विकास आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको दीर्घकालीन, धारणी एवं समपोषणी या पोषणी विकास के नाम से जाना जाता है। तो ये इसके डिफरेंट नाम है, आप याद कर लीजिए। इसको इसको सतत विकास और इंग्लिश में इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। और आपको जैसे मैंने बता दिया कि इसका जो इम्पोर्टेंट नाम है टिकाऊ विकास या सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ये आता है। तो मीनिंग इसको डिस्कस करते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। और इसमें जो और भी हम कवर करेंगे वो है पर्यावरण एवं सतत विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जैसे इंग्लिश में इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, तो अंग्रेजी के जैसे ये दो शब्दों से मिलकर बना। पहला तो सस्टेन प्लस डेवलपमेंट। इस सस्टेन का अर्थ होता है संभालना या सपोर्ट करना या पोषित करना या नरिश करना होता है। और डेवलपमेंट का अर्थ होता है विकास या जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। तो इसका ये मीनिंग होता है। तो ओवरऑल क्या होता है ये, जीवन के जो जीवन है उसमें सुधार करना और उसको पोषित करना, यही आपका सतत विकास होता है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। सतत विकास की जो संकल्पना थी या कॉन्सेप्ट था वो विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग द्वारा लाया गया था। इसके जो ब्रेटलैंड आयोग था, ब्रेटलैंड जो थे, उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी 1987 में। इसको विकसित किया गया था। कब विकसित किया गया था ये आप याद कर लीजिए, 1987 में। और किसके द्वारा, विश्व पर्यावरण आयोग द्वारा इसकी चर्चा की गई थी, जिसमें सतत विकास को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। जिसमें देखिए सतत विकास की परिभाषा पूछता है, डेफिनेशन पूछता है एक नंबर में आपके एग्ज़ाम में। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि यह एक गतिशील यानी डायनेमिक प्रक्रिया है, जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना पूरा किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपकी ज़रूरतों को पूरा किया जाता है और भविष्य के जो भावी जनरेशन, आने वाली जनरेशन है, उनकी भी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनके लिए उनकी आवश्यकताओं की खपत नहीं की जाती। यानी हम कह सकते हैं अपनी आवश्यकताओं को बस पूरा किया जाता है, उनकी बिना उनकी आवश्यकताओं को नुकसान पहुंचाए। ठीक है, जैसे कि हम इस समय ज़्यादा चीज़ों का यूज़ कर लेंगे तो फिर उनके लिए वो दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही किया जाता है। तो इसकी यह परिभाषा आती है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। और सतत या समपोषणी विकास का मुख्यतः 3 तत्वों पर आधारित है। पोषणी विकास मुख्यतः 3 तत्वों पर आधारित है। पहला जो है आपका विकास हमेशा दीर्घ उद्देश्य या दीर्घ अवधि के लिए होना चाहिए, इसलिए इसे दीर्घकालीन विकास भी कहते हैं। पर्यावरण और विकास एक दूसरे के संबंध और सामंजस्यपूर्ण होने चाहिए। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वो है विकास को समानता के नियम का पालन करना चाहिए या पीढ़ी से समान या एक पीढ़ी में समानता। इस कहने का मतलब ये है कि जो भी समानताएं हैं, लाइक जो भी इक्वालिटी की बात की जाती है, चाहे वो लोअर वर्ग है चाहे अपर वर्ग, जो भी हैं, जितने भी लोग हैं सबको इक्वल राइट्स मिले और समानता मिले, समानता का अवसर प्रदान किया जाए, भेदभाव ना हो। और जो भी एक आज की जो जनरेशन है वो उन चीज़ों का यूज करे और फ्यूचर की जनरेशन के बारे में भी सोचे। तो उद्देश्य विश्व में गरीबी को पूर्णतः ख़त्म करना हो, सभी समाजों में सामाजिक न्याय और पूर्ण समानता स्थापित करना ही इसका एक उद्देश्य है। ये आप लिख लीजिएगा। उद्देश्य आगे भी हम देखेंगे।
अब थोड़ी सी डेफिनेशन मैं जनरल लैंग्वेज में या सामान्य भाषा में मैं बता दूं। अगर मान लीजिए कि अगर शॉर्ट में आता है, एक नंबर में आता है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। तो इजी लैंग्वेज में है ये। आने वाली पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता में से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकास की सतत ही विकास है। देखिए, इसमें यही कह रहा है कि आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु जो विकास होता है वो आपका सतत विकास होता है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। इसके उद्देश्य क्या होते हैं, हम 3 पॉइंट्स समझ लेंगे। पहला तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जो भी रिसोर्सेज हैं नेचर में, उसका सही से यूज़ किया जाए, उसका संरक्षण किया जाए। प्राकृतिक अनुकूल तकनीकों का प्रयोग किया जाए जो कि प्रकृति के अनुकूल हो, प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाए। सामाजिक अन्याय की समाप्ति, जो भी ये मैंने भेदभाव बताया आपको, सबको समान राइट्स मिले। एंड प्रत्येक वर्ग का समान रूप से विकास हो और आर्थिक वृद्धि से संबंधित विचारधारा, ये आपका इसका उद्देश्य है। और हम आवश्यकता या नीड्स की बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नीड्स क्यों है, आवश्यकता क्यों है, तो आवश्यकता ये निम्न कारण है। पहला तो आप ये देख लीजिए, ये ज़्यादा इससे क्वेश्चन यही आता है कि इसकी डेफिनेशन लिखिए, आवश्यकता लिखिए और इसके संरक्षण मतलब पर्यावरणीय संरक्षण क्या है इसके बारे में बताना है। तो इसमें देखिए, गरीबी उन्मूलन के लिए, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करने के लिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। संसाधनों के असमान वितरण को दूर करने के लिए और मानव संसाधन का ऐसा विकास करना जो अधिक स्वस्थ, सक्षम और प्रशिक्षित हो। ठीक है। विकेंद्रित एवं अधिक भागीदारी वाले सरकार के लिए, विभिन्न देशों से बने अधिक समानतामूलक व उदार आर्थिक व्यवस्था के लिए, ताकि उत्पादन में वृद्धि हो। तो आपकी आवश्यकताएँ होती हैं, ये कारण बताया मैंने किस कारण आवश्यकता है। कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर देख सकते हैं कि क्या होता है, ये भी आ सकता है एग्ज़ाम में। तो विकास को ऐसी क्षमता जिसमें पारितंत्र उत्पादन देता रहे तथा भविष्य के लिए स्वस्थ टिकाऊ अवस्था में बना रहे। ठीक है। ऐसा विकास जिसमें मानव जीवन सुखी बना रहे। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा सदुपयोग जिसमें भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संसाधन उपलब्ध रहे और सबका जीवन सुखी बने। जैसे मैंने बताया कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए, लेकिन जो भावी पीढ़ी है उनकी आवश्यकताओं के साथ समझौता नहीं किया जाए, मतलब उनके जो संसाधन का दुरुपयोग ना किया जाए। जैसे ऑक्सीजन, हम अभी पेड़ काट रहे हैं तो आने वाली जनरेशन के लिए दिक्कत करेगी। तो इस तरीके से इसमें यही बात की गई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही है। और इसके बाद हम बात करते हैं सतत विकास की अवधारणाएं के मूल तत्व क्या हैं, यानी संपोषणीय विकास या सतत विकास के मूल तत्व क्या हैं, ये भी एग्जाम में आता है। पहला तो मानव की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होना, जो बेसिक नीड्स हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, इन सब की नीड्स है। व्यक्ति की वर्तमान व भविष्य की आवश्यकताओं में सामंजस्य स्थापित करना, ये मूल तत्व की बात कर रहे हैं हम। आर्थिक दक्षता का विकास करना, पर्यावरण प्रदूषण को कम करना और पर्यावरण व विकास के मध्य अंतर्निर्भरता, जनसंख्या स्थिरता, जनसंख्या नियंत्रण करना, आपके ये मूल तत्व हैं। तथा मूल्यों तथा आचारों में सकारात्मक परिवर्तन लाना, आपके ये हो गए। उसके बाद हम सतत विकास के आयाम क्या हैं, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आयाम होते हैं। तो 3 आयाम होते हैं। पहला तो सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय आयाम होता है। ठीक है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम पर्यावरणीय आयाम डिस्कस करेंगे। ये क्या होता है, इसके अंतर्गत पर्यावरण, जैसे पर्यावरण का संरक्षण आता है इसमें। इसके अंतर्गत पर्यावरण का संरक्षण, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, जैव विविधता व संरक्षण, प्रदूषण को रोकथाम आदि शामिल होता है। तो अगर आपका एग्जाम में आता है कि पर्यावरणीय आयाम क्या होता है, तब ये लिख सकते हो। ठीक है। सतत विकास यह पहचान कराता है कि संसाधन सीमित है, अतः हमें संसाधनों की बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के साथ उनकी क्षमता बढ़ाना, वैकल्पिक संसाधनों की खोज, अपशिष्ट पदार्थों को फेंकने के बजाय उनका पुनरुपयोग करना, रिसाइकलिंग जो होती है, एंड पुनर्चक्रण, पौधारोपण के साथ सामाजिक, आर्थिक एवं प्राकृतिक पूंजी पर ध्यान केंद्रित करना इसके अंतर्गत आता है। बात करते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अवक्रमण क्या होता है, या पर्यावरणीय अवक्रमण या संसाधनों का अवक्रमण क्या होता है। तो सामान्य भाषा में समझेंगे कि पर्यावरणीय अवक्रमण से आशय है उत्पादन और उपयोग के प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा में, गुणवत्ता में कमी होना, मतलब कम होना, वो आपका अवक्रमण होता है। यानी पर्यावरणीय जो संसाधन है उनकी हानि होना या कमी होना का अवक्रमण कहलाता है। इसमें प्रदूषण और संसाधनों का आक्रमण शामिल है। आपका जो कारण हो सकता है वो आप वायु प्रदूषण हो सकता है,
और संसाधनों का अवक्रमण हो सकता है, जैव विविधता की हानि है, जल प्रदूषण है, भूमि प्रदूषण, सारे टाइप के प्रदूषण इसमें आ जाते हैं। और प्राकृतिक संसाधनों का जो अवक्रमण है ये भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही गंभीर समस्या पैदा कर देता है। तो यह आक्रमण जो होता है दो प्रकार का होता है। और पहला तो वनों का आक्रमण और भूमि का आक्रमण होता है। भूमि का आक्रमण, वनों का आक्रमण मतलब वनों की कटाई। जैसे कि आप जान रहे हो कि वनों की कटाई क्यों होती है। बेसिकली औद्योगिकरण के लिए, लोग कंपनी घर बनाने के लिए कर रहे हैं, ज़्यादा खेती करने के लिए कर रहे हैं। तो मतलब कंपनी बनाने के लिए, उद्योग स्थापित करने के लिए, घर बनाने के लिए, खेती करने के लिए लोग वनों की कटाई कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा बात करें तो हम वन भूमि का आक्रमण मतलब भूमि की हानि कर रहे हैं, भूमि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे कि भूचरण होता है। और भूचरण का मतलब कि जैसे पेड़ और काट दिया और वनों की कटाई की वजह से भी हो जाता है, और भूसंकलन वगैरह हो जाता है। और खाद कीटनाशकों का प्रयोग, जैसे केमिकल्स यूज़ करते हैं जो मिट्टी के लिए अच्छा नहीं है। जैसे और भी जैसे जल इकट्ठा, ज़्यादा जल पानी खेत में डालते हैं, वो भी नुकसानदायक है। और इस तरीके से दो टाइप के हम समझ चुके हैं कि दो टाइप के होते हैं आक्रमण। और भारत में आक्रमण के मुख्य कारण क्या होते हैं, रीज़न क्या है जिसके कारण ये आक्रमण होता है। चाहे वनों की कटाई हुई, चाहे वो भूक्षरण हुआ, या भूमि का आक्रमण क्या है। तो इसके जो कारण हैं ये देख लीजिए आप। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक शोषण होता है। जनसंख्या वृद्धि भी एक कारण है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, लोग उतने ही वनों की कटाई कर रहे हैं, अपने घर बना रहे हैं। वनों की कटाई भी आपका एक कारण है। और प्रदूषण भी तो है ही मुख्य कारण। शहरीकरण मतलब शहर बन रहा है, गाँव। और कृषि आधारित औद्योगिकरण भी आपका ये कारण होता है। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, आप अपने कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा, अगर ऑप्शनल या फिर एक नंबर में आ सकता है। तो संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 21 में वर्णित मौलिक अधिकार के अंतर्गत टिकाऊ या सतत विकास की बात की गई है। ये आपके यूपी टेट सी टेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपका पर्यावरण संरक्षण के उपाय, तो आपको बताने हैं कि सरकार ने क्या क्या किया है, या तो आप खुद ही लिख सकते हो इसमें। पहला तो देश में पर्यावरण संबंधी अनेक कार्यक्रम की योजना, प्रोत्साहन, समन्वयन एवं क्रियान्वयन के लिए अलग से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन किया गया। वन मंत्रालय का गठन किया गया था। दूसरा बात करें तो पर्यावरण की समस्या से व्यापक रूप से निपटने के लिए भारत सरकार ने जैव विविधता एवं राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना, राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय संरक्षण नीति, पर्यावरण और विकास पर नीतिगत संबंधित कार्यक्रम अपनाए हैं। देश में जल एवं वायु प्रदूषण रोकने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का भी गठन किया है। चौथा जो पॉइंट है आपका, पर्यावरण के अनुकूल उपभोक्ता वस्तुओं पर लेबल लगाने के उद्देश्य से इको मार्क लेबल की व्यवस्था की गई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लिख सकते हो। 5 पॉइंट हम देखेंगे, तो ये लास्ट पॉइंट है आपका कि 1992 में 1992 में राष्ट्रीय वृक्षारोपण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की भी स्थापना की गई थी। ये सब कार्यक्रम लाए गए थे, नीति लाई गई थी पर्यावरण संरक्षण के लिए। तो आप ये 5 पॉइंट लिख दोगे तो आपके नंबर मिल जाएंगे। एंड आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और इसकी पीडीएफ जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, आपको टूवर्ड्स गोल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और इसकी लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी। आई थिंक इसकी पीडीएफ आपको ऐसे कहीं नहीं मिलेगी, तो मैंने इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया है और आपको फ्री में पीडीएफ मिल रहा है टेलीग्राम चैनल पे, आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, थैंक यू।